नमस्कार दोस्तों। जो मिडल ईस्ट है उसके अंदर आग बढ़ती जा रही है। हमने सुबह भी वीडियो बनाया था लाइव में, 10 बजे सुबह हमने किया था कि खमेनी जो है उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी है। बंकर में एक डस्टबिन में छुपा हुआ पाया गया और ये भागने की फिराक में है ईरान से। लेकिन जाने से पहले वो चाहता है कि वो इसराइल को वो तबाह कर दे। और ये जो लड़ाई है वो नेतन्याहू वर्सेस नेतन्याहू की इसे खमेनी से डायरेक्टली हो रही है। अब हो क्या रहा है बचाने के लिए अपने आप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया था, क्या बोला कि टोटल सरेंडर तुम्हें करना पड़ेगा, वो भी अनकंडीशनल सरेंडर ईरान को करना पड़ेगा। खमेनी को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब मरने से पहले जो सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर है खमेनी, उसने डिक्लेयर कर दिया ऑल आउट वॉर विद इजराइल और बोल दिया अली रिटर्न्स टू खैबर। अब आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। मिसाइल्स छोड़ी गई हैं। मिसाइल भी वो वाली है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो हैं जो किसी भी रडार में या उसमें नहीं आती हैं। आपके जो ड्रोन है ईरान का अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस सिस्टम, वो भी नाकामयाब होता है। इन सारे के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा और जो पूरा डायनामिक्स है मिडल ईस्ट के वॉर का वो चेंज हो गया। क्या मरने से पहले ये आखिरी कोशिश थी खमेनी की? इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इस मिसाइल्स के बाद जो इजराइल का आयरन डोम है वो तबाह हो गया है, या उसको ब्रीच कर ये तेल अवीव जो उनकी कैपिटल है इजराइल की, वहां ये मिसाइल्स दागी गई हैं रेजिडेंशियल एरियाज में, ताकि मैक्सिमम वहां पर कैजुअलिटीज आए। देखिए यही फर्क होता है। भारत ने भी जब पाकिस्तान के ऊपर युद्ध किया तो हमने बड़ा कैलकुलेटिव, सिर्फ जहां पर आतंकी थे या आतंकियों की फैक्ट्री यानी कि इनकी आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं या जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमने उनको टारगेट किया। जबकि जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, उन्होंने गुरुद्वारे, मंदिर, रेजिडेंशियल एरियाज उनको तबाह करने की कोशिश करी। ये डिफरेंस है दोनों में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं इजराइल का एक ही मानना है कि भाई हम आपके रेजिडेंशियल एरियाज को टच नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे रेजिडेंशियल एरियाज को टच किया तो हम तुम्हारे रेजिडेंशियल एरियाज को भी तबाह करेंगे। वैसे फर्क नहीं पड़ता इसराइल को, अगर उसके 10-20 हज़ार लोग मर भी जाएं तो बोलेंगे यार अल्लाह के पास चले गए, और लोग वहां पे भंगड़े डालेंगे कि अल्लाह की सर्विस करते करते ये ऊपर चले गए। खमेनी अपने आप के लिए नहीं बोलता कि भाई अल्लाह की सर्विस करने के लिए मुझे इजराइल ठोकेगा तो मैं ऊपर जाने को तैयार हूं ना। छुप कर बैठा है, आंसू निकल रहे हैं उसके। ये देखिए बंकर में छुप कर एक छोटे से नाले में, गटर में ये बैठा हुआ है कि कहीं मोसाद यहां पे पहुंच ना जाए। और अपने आप को बचाने के लिए उसने बोल दिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स, क्योंकि उसको मालूम है कि हाइपरसोनिक मिसाइल अगर स्ट्राइक किया गया इजराइल के ऊपर, इजराइल का नुकसान होगा और दूसरा अमेरिका की एंट्री भी हो जाएगी। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो तबाही ईरान की होगी। ये तो निकल जाएगा पतली गली से, जैसे असाद निकल गया था सीरिया से, सीधा चला गया वो रशिया में। ये भी रशिया जाने की फिराक में है। सारे पैसे इकट्ठे कर रहा है जो इसने इतने सालों से लूटे हैं अपने कंट्री में से, और ये भागने की फिराक में है। लेकिन उससे पहले ईरान को तबाह करके ही जाएगा। और पूरा का पूरा वर्ल्ड वो वॉच कर रहा है विद अ शॉकिंग जो न्यूज़ थी कि खमेनी ने डिक्लेयर कर दिया टोटल वॉर, और उसने बोल दिया मैं वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू कर सकता हूं। और यूएसए जो है अब इस युद्ध में एंटर करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने एक गारंटी दिया है इजराइल को कि तुम्हें मैं तबाह नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ तो मैं तुम्हें बचाने के लिए मैं जरूर आऊंगा। और क्या ये भारत को इंपैक्ट करता है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा मैं कि क्या ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, क्या ग्लोबल पीस जो है वो टूट जाएगी। वैसे तो कोई पीस है नहीं, लेकिन क्या जो ग्लोबल पीस है यानी कि पीसेस, ये और पीसेस बनने वाले हैं, या अब सिविलाइजेशनल इकट्ठे जो होते हैं ना एक्सपेंशंस, वो होंगी। अमेरिका ग्रेटर अमेरिका बनेगा, भारत ग्रेटर भारत बनेगा, चाइना ग्रेटर चाइना बनेगा, रशिया ग्रेटर चाइना बनेगा, रशिया बनेगा, या तुर्की ग्रेटर तुर्की बनेगा। वैसे तो कोई और कंट्रीज भी हैं। पाकिस्तान बोलता है ग्रेटर पाकिस्तान, बांग्लादेश बोलता है ग्रेटर बांग्लादेश। कौन जीतेगा इस सारे में? सारे मुद्दों के ऊपर आज डिटेल में बात करते हैं। अब रिवाइंड करते हैं कि अभी तक हुआ क्या था। आपको मालूम है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन ये इजराइल ने शुरू किया, और मैटर था कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान के अंदर उसको टारगेट करना है। मैसेज लाउड एंड क्लियर था, तुम्हें हम ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। सिर्फ एक मुद्दा। और रिटेलिएशन के अंदर
ईरान ने क्या किया? ईरान ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑनेस्ट प्रॉमिस विद हुम? अल्लाह को, अपने आप को, लोगों को, किसको प्रॉमिस किया? भाई प्रॉमिस तो आपको मालूम है, इनका तो वैसे ही अल्लाह की झूठी कसम खाकर ये प्रॉमिसेस करते हैं। और इन्होंने मैसिव मिसाइल्स छोड़ने शुरू कर दिए इजराइल के ऊपर। रॉकेट्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स अभी तक यूज नहीं किए थे, वो भी कर दिए। और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या जहां पर ऑयल एंड गैस का स्टेशंस हैं इजराइल के अंदर, उनको अटैक किया गया। रेजिडेंशियल एरियाज को जानबूझकर अटैक किया ईरान ने। मैं बार बार इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूं क्योंकि आपको समझना चाहिए कि इन लोगों की मेंटालिटी क्या है। और जब ये सारा जो खमेनी ने वॉर की डिक्लेरेशन करी, आप देखिए एक और बड़ी खूबसूरत चीज हुई है। नेतन्याहू बार बार बोल रहे हैं कि रेजीम चेंज जब तक ईरान में नहीं होता तब तक शांति नहीं आ सकती। अब इसका मौके पे चौका तो आपको मालूम है लोग उठाते हैं। जो इनका शाह था पहले पुराना, उसके बेटे ने भी अब ओपनली डिक्लेरेशन कर दिया है, लोगों को बोल दिया आप जब तक इस सुप्रीम लीडर को मारोगे नहीं और रजीम को चेंज नहीं करोगे, ईरान पुराने दिनों तक नहीं आ सकता है। अब पुराने दिन का मतलब ये नहीं है जैसे कि पाकिस्तान में, ये इनके पुराने दिन रियासत पुदीना वाले वापस आ रहे हैं। और मुनीर को पाया गया है कहीं ना कहीं गधे के ऊपर कहीं छुप कर बैठा हुआ था जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। मैं वो वाले पुराने दिन की बात नहीं कर रहा। ईरान में पुराने दिन अच्छे दिन थे, देवर मॉडर्न, तरक्की कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस्लामिक जो माइंडसेट है पागलपन का, वो वहां पहुंचा तो इमीडिएटली क्या हुआ कि वहां पर एक तरह से दे वेंट बैक टू दिस एरा, इस एरा तक वापस ईरान पहुंच गया। अब खमेनी क्या कहता है? खमेनी कहता है कि मैं इसी जो टाइम है इसके ऊपर दोबारा से ईरान को लेके जाना चाहता हूं। खुद बिहाइंड क्लोज डोर्स छुप कर बैठा है, लेकिन उसने बोल दिया, पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि हम अब ऑल आउट वॉर के ऊपर जाएंगे। और उसका ट्वीट था, इन द नेम ऑफ नमी द बैटल बिगिंस। मतलब अब तक 4 दिन से बैटल बिगिन नहीं था, अब बैटल बिगिन हुआ है। एंड ही ऑल्सो सेज अली रिटर्न्स टू खैबर विद हिज जुल्फिकार। ये डेक्लरेशन है, ये कोई छोटा मोटा ऑर्डिनरी मैसेज नहीं है। ये 7th सेंचुरी का इस्लामिक बैटल उसने शुरू कर दिया, यानी कि एक मुहिम शुरू करी है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को बोल दिया इकट्ठे होइए, आइए हम इजराइल को खत्म करते हैं। ये डायरेक्ट थ्रेट है इजराइल को। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल, ये जो मिसाइल इन्होंने छोड़ी है इजराइल के ऊपर, ये कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है। ये फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये पहली बार रियल कॉम्बैट के अंदर मिडिल ईस्ट में छोड़ी गई है। ये 18,000 किलोमीटर की इसकी पर आवर की इसकी स्पीड है, 18,000। और ये मिसाइल्स ऐसी हैं जो इम्पॉसिबल है, इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। अब आप सोचेंगे यार ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई? ये तो भारत के पास भी नहीं है जो इनके पास ईरान के पास है। यानी कि कहीं ना कहीं रशिया ने इनकी हेल्प करी है, क्योंकि ऐसी मिसाइल सिर्फ रशिया के पास है। और जो इजराइल है उसको अटैक किया गया इस मिसाइल के साथ, क्योंकि ईरान को मालूम था कि इस मिसाइल का कोई तोड़ ही नहीं है। जबकि इजराइल ने अभी तक क्लेम किया था कि उनके F-35 ने जाकर जितने भी मिसाइल के बेसिस हैं उनको तबाह कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी ईरान ने अगर ये मिसाइल छोड़ी है, यानी कि जो पता था इंटेलिजेंस को इजराइल के, यूएसए के और दुनिया के, कि ईरान के जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो कहाँ कहाँ पड़े हैं, उसके अलावा भी कोई खुफिया जगह है जहाँ पर ये मिसाइल्स पड़ी थी और वहीं से इनको लॉन्च किया गया है। और आपको मालूम है कि इजराइल ने क्या किया था? इजराइल ने पहले तो F-35 भेजे, ड्रोन्स भेजे और हर एक जगह तबाह किया है। साथ में इजराइल ने यहां तक कि साइबर अटैक भी किया ईरान के रडार सिस्टम्स के ऊपर। ईरान को पता ही नहीं लगा, उनके रडार्स पे प्लेन बिल्कुल कुछ आ नहीं रहा, जबकि इजराइल के प्लेन, ड्रोन सारे एंटर कर रहे थे ईरान के अंदर। और वहां पर उन्होंने जो तांडव किया है ईरान के अंदर, वो हमने वीडियोस में देखा है। मैं वीडियोस दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आता है, वरना मैं तो मस्ती से आपको सारी वीडियो दिखा सकता हूँ। मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है जो कुछ ईरान से और इजराइल से आ रही है। लेकिन आपको मालूम है कि ईरान ने जब देखा कि यार इतना ज़्यादा मेरे ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रही है, तो रिटेलिएट करना उनका बनता था। कोई भी कंट्री होगा उसको रिटेलिएट करने का हक है।
लेकिन अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर को। पहले तो ये बोल रहे थे कि भाई ठीक है, इजराइल ने हमारे पर अटैक किया है, हम भी काउंटर अटैक करेंगे। अब जैसे मोदी जी ने बोला था कि मेरे ऊपर, आज ही मोदी जी ने बोला है ट्रंप को कि टेररिज्म अटैक हमारे ऊपर हुआ, इट विल बी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। वही चीज अब ईरान ने बोल दी है इजराइल को भी। अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए बीच में, उन्होंने बोल दिया टोटल सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर। यानी कि अगर खमेनी ने सरेंडर नहीं किया, और बार बार बात आ रही है खमेनी के सरेंडर की, अगर इसने नहीं किया देन उसने बोला है वी कैन स्ट्राइक एनी टाइम। अब वी का मतलब क्या है, अब आप समझ सकते हैं। अभी तक तो बोलते रहे इजराइल, अभी जो ट्वीट्स हैं ट्रंप की बड़ी नपी तुली होती हैं, उन्होंने बोल दिया वी कैन स्ट्राइक एनी टाइम एंड वी हैव टेकन ओवर द एयर स्पेस ऑफ ईरान। अब ये वी का मतलब क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं जो जैम किया गया है पूरे डिफेंस सिस्टम को ईरान के अंदर, उसमें अमेरिका का हाथ है। और अगर उन्होंने बोल दिया कि वी कैन स्ट्राइक एनी टाइम, मतलब कि अमेरिका की एंट्री कभी भी हो सकती है। जो नेशनल कमांड है, जो डिफेंस का पूरा एक होती है सीक्रेट मीटिंग, वो अमेरिका में जो इनका व्हाइट हाउस है उसके अंदर ऑलरेडी डिफेंस के लोगों के साथ ट्रंप ने कर ली है। उसके बाद इजराइल से बात हो गई है। दैट मीन्स ट्रंप इज नाउ रेडी विद द पंचेस। जो यूएस की मिलिट्री है वो पूरी की पूरी रेड अलर्ट के ऊपर है, जैसे कि अमेरिका के ऊपर अटैक किया जाए। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो ऑलरेडी पोजीशन कर दिए गए हैं ईरान के पास, पैट्रियट मिसाइल्स हैं, थार्ड सिस्टम्स हैं, उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। और एक रॉन्ग मूव मोर फ्रॉम ईरान, उसकी वेट थी, वो भी ईरान ने कर दी। ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो छोड़ी है, उसके बाद ये रेड लाइन थी अमेरिका की, उसको क्रॉस कर दिया ईरान ने। यानी कि खमेनी जाने से पहले अपने कंट्री को बर्बाद करके जाएंगे, ताकि जो इनका शाह है अगर वो वापस आया तो उसके पास एक टूटा फूटा डिस्टर्ब्ड बिल्कुल क्रिपल्ड कंट्री आएगा, जिसको ठीक करने में 10-15 साल लग जाएंगे। दोस्तों अब आते हैं कि पूरा ये स्यापा है इजराइल का और ईरान का, इसमें अकेले ईरान और इजराइल के लिए या इसमें किसी और का भी रोल है। अब उसके ऊपर बात करते हैं कि हर एक वहां पे किसका रोल है एंड व्हाट इज द एंड गेम। देखिए पहली बात है ईरान चाहता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाए, वो अपने लोगों को जब स्ट्रेंथ दिखाएगा तो लोग यूनाइट होंगे और वो सारे मिलकर वेस्ट की जो डोमिनेंस है उसको रेजिस्ट करेंगे। ईरान में खमेनी भी यही चाहते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड को ये दिखाया जाए कि मुसलमान कितने स्ट्रांग हैं, हम वेस्ट को की दादागिरी को हम सहन नहीं करते। ये तो ईरान का हो गया। अब आते हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल क्या चाहता है, वो एक ही चीज चाहता है कि ये मुसलमान वर्ल्ड जो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देते हैं, वो नहीं चाहते कि दोबारा से हॉलोकॉस्ट हो इन इजराइल के ज्यूज के साथ। वो क्रश करना चाहते हैं वो कोई भी कंट्री जो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता है। आज ईरान है, कल को पाकिस्तान के साथ भी यही होगा। इन मुसलमान वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम क्या है, दिमाग होता नहीं है और ये कभी भी जिसका मन करता है आकर न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देना शुरू करता है। और इससे पहले कि ये रियलिटी बने कि न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल के ऊपर या भारत में फेंका जाए, उससे पहले उसको क्रश कर दिया जाए। हमने भी जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें वहां पर न्यूक्लियर एसेट्स को हमने टारगेट किया। आज तक अर्थक्वेक आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इजराइल भी वही कर रहा है। अब यूएसए का रोल क्या है भाई, यूएसए का रोल ये है कि ईरान के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो मेरे हाथ आ जाए। पहली बार है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जहां जहां पे रिसोर्सेज हैं वहां पर घुस रहा है और अपने रिसोर्सेज को अपने कब्जे में कर रहा है। यूक्रेन में कर लिया, ग्रीनलैंड को करने की तैयारी है, कनाडा में ही इज ऑलरेडी शोइंग कि आई एम द बॉस। वहां पर G7 में जैसे उन्होंने जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है उसके सामने हर चीज खुद डिक्लेयर करी, जबकि G7 कनाडा में हो रहा है, एज इफ इट्स द 51st स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि पूरी दादागिरी यूएस ने दिखाई, क्योंकि वहां पर भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसे अमेरिका अपने कब्जे में करना चाहता है। बलोचिस्तान के ऊपर भी यूएसए की नजर है, दे वांट बलोचिस्तान इन देयर कंट्रोल। तो यानी कि ईरान का अपना मकसद है, इजराइल का अपना है, यूएसए का अपना है। अब मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ये बढ़ता जा रहा है, ये अब ग्लोबल पावर, ये ग्लोबल एक तरह से स्टेज बन गई है कि हु विल टेक व्हाट। ऑलरेडी 6 टुकड़े करने की बातें हो रही हैं ईरान की। इनको वेस्टर्न वर्ल्ड को हमेशा टुकड़े में बड़ा मजा आता है, क्योंकि ईरान पूरा होगा तो उसको खाना आसान नहीं है, लेकिन अगर टुकड़े हो जाएंगे,
कुर्दिस्तान बन जाएगा, इधर से तुर्कमेनिस्तान बन जाएगा, उधर से बलोचिस्तान अपने अपनी जगह को ले जाएंगे। तो ये करते करते सबने अपने टुकड़े बांध लिए हैं, क्योंकि जब छोटा सा ईरान होगा उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करना आसान होगा। यही काम भारत के लिए भी ये करने की कोशिश करते हैं। कभी नॉर्थ ईस्ट के जो चिकन नेक है उसको काटने की बात बोलेंगे, उसमें बांग्लादेश में एक ऐसा दल्ले को उठा दिया आकर, सॉरी टू यूज द वर्ड दल्ला, लेकिन वो दल्ला ही है, मोहम्मद यूनुस। उसको बैठाया इसलिए गया है ताकि वो भारत को तंग करता रहे, ताकि नॉर्थ ईस्ट को तंग रखें, वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके रखें, और इधर पाकिस्तान को परोस के रखा है पानी पैसे दे देकर कि भारत को तंग करते रहो। तो आप समझिए ये सारे गेम प्लान्स पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है कि पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स रहे ताकि रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जाए। उसके लिए कंट्रीज का टूटना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पहले भारत पाकिस्तान बनाया, एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जो आज तक सॉल्व नहीं हो सका और ना ही कभी ये होने देंगे। दोस्तों ये मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ग्लोबल डोमिनेंस का है। एक चिंगारी आजकल, एक मिस्टेक वो पूरे के पूरे रीजन को, एरिया को वो जला सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते थे कि मैं युद्ध को पहले दिन रुकवा दूंगा और नया युद्ध नहीं होने दूंगा, आप देखिए जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं या तो डीप स्टेट से हाथ जोड़ लिया है, हर जगह पर युद्ध शुरू हो गए हैं एंड ही इज फ्यूलिंग कि भाई युद्ध हुआ है, मेरा फायदा किस कंट्री में है वहां जाकर डील कर रहा है। आज आसिम मुनीर भी बैठा हुआ है पाकिस्तान में, मुझे लगता है बलोचिस्तान की बात होगी, क्योंकि आसिम मुनीर के पीछे 3 लोग बैठे हैं। ईरान अब आसिम मुनीर को मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसने खमेनी कह दिया, सुलेमानी को मरवाया था। दूसरी तरफ से इजराइल वो मारने की कोशिश कर रहा है मुनीर को क्योंकि डबल प्ले किया, और भारत को पता ही है पहलगाम के कारण हम ऑलरेडी मुनीर के पीछे हैं। नाउ द क्वेश्चन विच आई वांट टू लीव यू इज कि जो कुछ हो रहा है ईरान में, अगर इसके टुकड़े होते हैं, क्या भारत के फायदे की बात है या नुकसान की बात है? और क्या जो ऑयल की प्राइसेस है उसके बढ़ने से क्या भारत में प्राइसेस इंक्रीज होंगे? वैसे इसकी गवर्नमेंट ने आंसर दे दिया है कि ऑयल के प्राइसेस भारत में इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे, या हमें कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूं, यू कैन गो एंड सी इट। बट आपका आंसर क्या है? और क्या जो टीवी के ऊपर आ रहा है बार बार सारे न्यूज चैनल, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है ईरान के खत्म होने के बाद? क्योंकि ईरान का खत्म होना अब तय है। दोस्तों ये है जियोपॉलिटिक्स, ये है सिचुएशंस जो हर मोमेंट चेंज हो रही हैं। ईरान इस तरह का रिस्पांस देगा इसकी उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्योंकि ईरान ने बोलना शुरू कर दिया था, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, कि भाई हमारा कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोई मंशा नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि दुनिया अब ये मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि अल्लाह की जो झूठी कसम खाते हैं तो कोई भी इनके ऊपर विश्वास नहीं करता है। तो ईरान ने जब ये बोला कि हमारा कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोई मंशा नहीं है, नेतन्याहू ने बोला कुछ दिन दूर था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ईरान, तभी वो बार बार टाइम बाई करने के लिए ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ठोक दी अच्छी तरह से, और ईरान ने काउंटर किया है। दोस्तों अब अगली न्यूज़ जो आएगी आई विल अगेन कवर इट, बट इट इज़ हॉटिंग अप। ये बिल्डअप है, जैसे सस्पेंस मूवी होती है वैसे बिल्डअप हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में ये युद्ध। ईरान गिव अप नहीं कर रहा, अब गिव अप वैसे ही होगा जैसे वर्ल्ड वॉर 1 या 2 में यूएसए ने किया था, एक बॉम्ब फेंका जापान के ऊपर और पूरा युद्ध थम गया था। इजराइल और ईरान के युद्ध के अंदर भी जब तक यूएसए की डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा, और एंट्री बिल्कुल एंड मौके पे वो अमेरिका करेगा जब इजराइल से कोई बहुत बड़ी डील हो जाएगी, और ये डील कभी भी हो सकती है। दिस इज व्हाट जियोपॉलिटिक्स इज। युद्ध में कैसे फायदा उठाना है ये आज की दुनिया देखती है। मैं कई बार बोलता हूं आपको, इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, आप अकेले हैं। दोस्ती सिर्फ उसके साथ है कि व्हाट यू कैन गिव टू मी इन रिटर्न टू व्हाट यू वांट। दैट्स ऑल व्हाट जियोपॉलिटिक्स इज। ये गिव एंड टेक का दुनिया है, ये टेक एंड गिव की दुनिया नहीं है। इसलिए मोदी जी पहले दवाइयां देते हैं, खाना देते हैं, फिर कुछ लेते हैं, क्योंकि गिव एंड टेक है। पाकिस्तान उल्टा काम करता है, वो टेक ही टेक है, गिव के लिए कुछ है ही नहीं। तो कहता है आपको क्या चाहिए? मेरे पास तो सिर्फ लानतें हैं, अल्लाह की झूठी कसमें हैं या चोरी चकारी है। तो इसलिए गिव के लिए कुछ नहीं है, टेक ही टेक है। तो आप समझिए दोनों में फर्क है, इसीलिए कोई सीरियसली पाकिस्तान को लेता नहीं है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट, हमारे जितने अकाउंट्स हैं राष्ट्रवादियों के उनको बैन किया जा रहा है एक एक कर, सबके ऊपर स्ट्राइक्स आ रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करता, बट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज कीजिए, बिकॉज ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक आती रहनी चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।